तो भारत के संविधान को तो दलित बंधु कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, ब्राह्मण बंधु कहते हैं कि उनको संविधान को BN राव ने बनाया। और इस समय जो खींचातानी सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है कि BN राव संविधान बनाने वाले तुम्हारे असली बाप हैं, तो वो कहते नहीं, संविधान बनाने वाले दलित सम्राट भीमराव अंबेडकर तुम्हारे असली बाप हैं। समाज में ये चल रहा है, इनको आप किस दृष्टिकोण में देखते हैं? देखिए, जो अंग्रेज चाहते थे, जिस क्रिया में चाहते थे, अगर मान लीजिए हम एक बार यह धारणा भी, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भारत को 99 साल की लीज पे लेके गए थे, तो उनको ये था कि ये क्या शासन चला पाएंगे भारतीय लोग। हम मान लेते हैं कि ये क्या ही चला पाएंगे, कुछ समय बाद हम फिर कब्जा कर लेंगे। और यही छोड़ के भारत ने इंग्लैंड ने केवल भारत को नहीं स्वतंत्र किया था, भारत ने इंग्लैंड ने उस समय के लगभग सारे उपनिवेशों को जो है स्वतंत्र किया था। कि बाद में जब कभी शक्ति आएगी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड बहुत कमजोर पड़ चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय अमेरिका और USA जो है, हिटलर का धन्यवाद, USSR, ये दोनों, जो सोवियत रूस है, जो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ये उस समय दो महाशक्ति बनके उभरे थे। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जापान जो है, जो एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में था, उसने भी अपने आप को समेटना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, और सिमट गया। आखिरी में जापान के ऊपर यहाँ तक प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो अपनी सेना नहीं बना सकते। इंटरनल पुलिसिंग का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बाह्य सेना नहीं रख सकते और अमेरिका के पूरे तरीके से नियंत्रण में है। उनको UNO प्रोटेक्ट करता है। अब जो भी प्रोटेक्ट करे, अमेरिका करता है, UN करता है। अब जैसे नेटो बना, नेटो को लेके अभी ग्रीनलैंड पे कितना घमासान मचा हुआ है, तो वहाँ जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि स्थितियाँ कितनी। अमेरिका का ही आप देखिए, अमेरिका में जब डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई तो वहाँ पे सेंट्रल टू स्टेट है और स्टेट टू सेंट्रल है, यानी राज्यों ने मिलके एक संघ का गठन किया। भारत में उल्टा है, भारत में पहले जो है संघ बना और संघ से स्टेट को वो शक्तियाँ दी गई कि यहाँ ऊपर से नीचे है, वहाँ नीचे से ऊपर है। वहाँ संघ मिलके जो है एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण करते हैं, केंद्रीय शासन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पे केंद्रीय शासन तंत्र जो है राज्यों का, हाँ, वहाँ पे ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से काम करता है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड भी कर जाता है, कई बार करता है। वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लेकिन भारत में एक ही संविधान रखा गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए। लेकिन आप संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से अब तक, ठीक है, जब से संविधान लागू हुआ 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद, संभवतः हम लोग जब शूट कर रहे हैं तो एक दिन पहले 25 जनवरी को हम लोग शूट कर रहे हैं आज, तो 26 जनवरी कल है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद से जब लागू हुआ, आज तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो क्या सारे अम्बेडकर जी ने किए या सारे BN राव जी ने किए? अच्छा, वो जो 17 कमेटियाँ बनाई गई थी, वो क्या काम कर रही थी? अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। और नेहरू जी, चूँकि उस समय अम्बेडकर जी का एक विषय और भी है, इस पर अरुण शौरी की बड़ी अच्छी पुस्तक है द फॉल्स हीरो करके, तो उन्होंने इस पर लिखा है बहुत। हो सकता है कुछ लोग उससे सहमत ना हों, लेकिन कुछ बातें जो, चूँकि हमने राजनीति शास्त्र में जब हम परास्नातक कर रहे थे तो अम्बेडकर को भी पढ़ा है और दलित चिंतकों को, कई लोगों को, पेरियार को पढ़ा, और ज्योतिबा फुले, रमाबाई अम्बेडकर का नाम आता है। और उस समय एक और महिला थी, ज्योतिबा फुले की पत्नी शायद थी, वो सावित्रीबाई फुले, उनका नाम आता है। कई सारी महिलाओं के नाम आते हैं। तो ये ज्ञात होता है कि उस समय जो दलित जो विचारक थे, उसमें EV रामास्वामी नायकर थे, जोगेनाथ मंडल थे, हाँ, कई सारे लोग थे। जोगेनाथ मंडल जी तो शायद बाद में पाकिस्तान चले गए थे, फिर आ गए थे, कुछ जो भी हुआ हो। अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद दो बातें पता चली। ये लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे कि अलग देश हमें दिया जाए। यही विचार जो है EV रामास्वामी नायकर के टाइम पे, जब दलित मूवमेंट, द्रविड़ मुनेत्र कशगम नाम से जो पार्टी बनी, DMK जिसको हम लोग जानते हैं, उसके बाद अन्ना मुनेत्र द्रविड़ कशगम के नाम से एक पार्टी बनी, ADMK, है ना। और यही दो किसी न किसी तरीके से अलट पलट के बार बार रहती हैं। तो इन लोगों ने अलग द्रविड़स्तान की मांग की, और अम्बेडकर जी ने भी एक अलग स्टेट की मांग की थी दलितों के लिए, राज्य की मांग की, राज्य छोड़िए एक देश की मांग की थी। जिस प्रकार जिस समय भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात चल रही है, हो सकता है उस समय इनको संतुष्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए कि उनको शासन तंत्र में स्थान देने के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू, देखिए आप सीधे डिनाई नहीं कर सकते, जवाहरलाल नेहरू सिर्फ जो है एक वो
लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित थे। उस समय पूरा विश्व में लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रभाव था। काफी बड़े पर्वतारोही थे वो, जो भी रहा वो, वहाँ से उन्होंने अपना एक विचार उठाया कि चलो हमको लोगों को किसी तरीके से जोड़ के रखना। तो बड़ा उनका डेमोक्रेटिक वे था कि इन लोगों को कुल मिला के तुष्टीकरण अगर देखा जाए तो वहाँ से आरंभ होता है। तो अंबेडकर जी चूँकि योग्य तो थे ही, अंग्रेज़ों के साथ काम भी कर चुके थे, तो इनको उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया। ऐसा नहीं था कि उस समय अंबेडकर जी से योग्य लोग नहीं थे, लेकिन जैसे हम किसी संस्थान के अध्यक्ष हैं, हम अगर किसी व्यक्ति को न नियुक्त करना चाहें, चाहे जितना वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तो वो हमारे संस्थान में क्या प्रवेश पा सकता है? क्या नहीं पा सकता है। तो कहीं न कहीं ये सूझबूझ थी कि एक अलग देश विखंडित हो। जवाहरलाल, यद्यपि वो बाद में कालांतर में हम लोगों ने उसमें कई सारे नुकसान भी उठाए। कश्मीर मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना कि नेहरू जी का चीन के साथ जो उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, चीन के साथ युद्ध हुआ, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन बाद में चीन ने ही युद्ध किया 1962 में। और 1964 में उनका शरीर पूरा होता है नेहरू जी का। तो वो जो दौर है उसको हमें समझने की आवश्यकता है कि संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। संविधान का निर्माण भारतवर्ष में उस समय जो लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने विदेशियों के संविधान का, विदेश के कई देशों के संविधान का अध्ययन करके उसको सिचुएशन के ड्राफ्ट किया। और हाँ, उस समय देश को जरूरत क्या है, सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लेड टू दिस काइंड ऑफ। आप इस पे जैसे पूरी शंकराचार्य महाभाग जी कहते हैं कि उस समय जो स्थिति बनी थी, उस समय भी भारत में एक केंद्रीकृत राजतंत्र ही क्यों नहीं अपना लिया? आखिर में आपको राष्ट्रपति बनाना पड़ा ना, वो तो प्रोजेक्टिव है। तो आपने अपने क्राउन को क्यों डिस्ट्रॉय किया? आपने अपने राजतंत्र को क्यों नष्ट किया? जबकि राजतांत्रिक परंपरा, जैसे रामराज्य की बात करते हैं, रामराज्य की बात करता है जब केंद्रीय शासन तंत्र का कोई भी नेता या प्रांतीय शासन तंत्र का कोई नेता कहता है हम रामराज्य ले आएंगे। रामराज्य तो तभी लाओगे ना जब क्षत्रिय राजा होगा, ऐसे कैसे ले आओगे? तो मोदी जी राम राज्य की प्रथम शर्त ही यही है कि क्षत्रिय राजा हो, धर्मनिष्ठ क्षत्रिय राजा हो। क्या मोदी जी क्षत्रिय नहीं है? वो भी तो शासन तंत्र में बैठे हैं, कर्मणा व्यवस्था के अनुसार राजा हैं, तो उनको भी क्षत्रिय मानना चाहिए। कर्मणा व्यवस्था होती ही नहीं, पहले जन्मना होती है, फिर जन्मना के बाद कर्मणा होती है। मोदी जी क्षत्रिय नहीं है, वो खुद ही स्वयं स्वीकार करते हैं। अखिलेश यादव तो खुद को बहुत बड़ा क्षत्रिय बताते हैं। कहने से क्या होता है, कहने को तो हम भी फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो मान लीजिए। अब कहने लगे होंगे, पहले तो वो भी नहीं कहते थे। भाई ओबीसी, यादव समाज को ओबीसी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? अगर अदर बैकवर्ड है तो फिर तो भारतवर्ष के सारे क्षत्रियों को ओबीसी का कोटा मिल जाना चाहिए। भारत का संविधान ही उन्हें क्षत्रिय नहीं मानता है, तो मैं उस पर कहने वाला, शास्त्र तो वैसे भी नहीं मानते हैं। जैसे कि हम देश के अंदर देखते हैं कि एक प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस जिसको कहा जाता है, उसके बजाय लोग दिखावे का न्याय, प्रोजेक्टिव जस्टिस जिसको कहते हैं, उसकी ओर ज़्यादा बढ़ते हैं कि 100 जगह चीज़ें गलत हो रही हैं, उसमें एक जगह पे उन्होंने बस एक उदाहरण के रूप में दिखा दिया और चीज़ें वैसी ही चलती चली आ रही हैं। जैसे कि एक आदमी है जो 100 जगह पाप करता है, कहीं गाड़ी चढ़ा दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है, फिर जाके किसी मंदिर के आगे किसी गरीब भिखारी के ऊपर वो कंबल डाल के अपने आप को बहुत महान, बड़ा ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति बताता है। तो ये हमारी न्याय प्रणाली भी तो उसी तरह काम कर रही है। भारत में न्याय प्रणाली है ही कहाँ? भारत में न्याय होता ही कहाँ है? न्याय का अर्थ क्या है? न्याय तो राजतंत्र में मिलता था, 7 दिन के अंदर व्यक्ति को न्याय मिल जाता था। अब तो पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, न्याय कहाँ मिलता है किसी को? आप 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर किसी व्यक्ति को किसी उसमें आप कह रहे हैं कि सज़ा देके या दंड देकर आप कह रहे हैं कि हमने न्याय कर दिया है, यह तो सबसे बड़ा अन्याय है। किसी भी व्यक्ति को अभी आप ही बता रहे थे यूजीसी का कुछ आया है, तो किसी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पे या आरोप के आधार पे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उस पर सुनवाई नहीं होगी कोई, तो व्यक्ति, ये तो मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल जनरल क्लास के बच्चों के लिए या किसी और के लिए, ब्राह्मण या क्षत्रियों के लिए या वैश्य के लिए है, ये तो सभी के लिए है। ये तो सबसे, ये सर्वाधिक अप्राकृतिक बात हो गई कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दंडित कर दिया जाएगा। वही आपने किसी को अगर उसको दे दिया तो कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, आरोप तो दंड तो वो भी हो गया उसके लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी तत्काल गिर जाती है। आरोप तो अब मुक्तेश्वरानंद भी योगी जी पे लगा रहे हैं कि वो गाय कटवा रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप जब एक तरफ यह कहते हैं कि हम भारत में राम राज्य ले आए हैं, आप जब एक तरफ ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया है, आप जब एक तरफ ये कहते हैं कि भारतवर्ष में गायों के संरक्षण के लिए हमने गौशालाएं बनवा दी हैं,
उसके बाद में भी भारत में गौमांस का निर्यात बंद नहीं हो रहा है, उसके बाद भी भारत में गौहत्या बंद नहीं हो रही है। आप केवल अपने मुद्दों के लिए, अपनी पार्टी के हितों के लिए अगर केवल जो है बार बार कहेंगे कि एक अखलाक करके कोई आदमी था कि उसके पास बीफ है और संदेह में भीड़ मार देती है, फिर आप उसको बहुत प्रचारित करते हैं। तो ऐसी घटनाएं शासन और प्रशासन तंत्र द्वारा जो की जाती हैं, वो चाहे प्रांतीय शासन तंत्र हो या आपका केंद्रीय शासन तंत्र, तो इसमें ये समझने की आवश्यकता है उनकी निष्ठा कितनी है गायों के प्रति। या फर्जी शंकराचार्य बनाए नहीं गए हैं, बिल्कुल बनाए भी जाते हैं, पोषित भी किए शंकराचार्य जाते हैं। बनाने का एक संविधान है। शंकराचार्य को शंकराचार्य ही बनाएगा ना, शंकर पीठ के लोग ही बनाएंगे ना। शंकर पीठ का एक संविधान है। हाँ, उसके होने के बावजूद भी लोगों ने खुद को फर्जी शंकराचार्य के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। तो क्या किसी चीज कानून व्यवस्था या संविधान या किसी प्रकार के तंत्र के होने के बाद में भी ये चीज सुनिश्चित हो जाती है कि क्राइम करने वाला क्राइम नहीं करेगा? क्राइम करने वाला तो क्राइम करेगा ना, उसके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं? पहले होती थी। भारत का दंड विधान इतना सुस्त है कि यहाँ पे कहा जाता है कि 100 दोषी छूट जाएं, इसकी कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। इस चक्कर में 100 दोषी एकत्रित होकर समाज में क्राइम फैला रहे हैं। तो भाई क्राइम रेट आपका क्यों बढ़ता जा रहा पूरे भारतवर्ष का लगातार? मतलब इवन कहा जाता है ना कि भारत को क्रिमिनल कैपिटल बोलते हैं कई जगह पे। क्यों बोला जाता है? इसी वजह से क्योंकि आपकी जो न्यायिक प्रणाली आपने जो अडॉप्ट की है अंग्रेज़ों से या विदेशियों से, उसमें न्याय करने की सामर्थ्य ही नहीं है। तो जब आप यह जान रहे हैं कि न्यायिक प्रणाली गड़बड़ है, तो उसमें अब मुक्तेश्वर सिर्फ और सिर्फ योगी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो प्रशासन को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? वो क्यों बोली उनकी राजनीतिक है? क्यों वो केशव प्रसाद मौर्य के पैर छूने वाली बातें कर जा रहे हैं, दिल छूने वाली बातें कर जा रहे हैं? वो इस समय तत्काल में जो घटनाएं घट रही हैं लगातार एक के बाद, कभी केशव मौर्य जी का बयान आता है या अखिलेश यादव का बयान आ जाता है। कल मैंने देखा संजय सिंह आ गए साथ में। तो जो भी सत्ताधारी दल तो ये देख रहा ना, उनके लिए विपक्षी जो है वो तो गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं कि आप कोई गलती करो हम आपके सापेक्ष खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे अपमान तो हुआ है, व्यक्ति के तौर पे उनका अपमान अवश्य हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधु संतों को मारा गया, पीटा गया, ब्रह्मचारियों को जो है उनके साथ मारपीट की गई है, उनकी शिखा उखाड़ी गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो वो शासन तंत्र को प्रश्रय कौन देगा? दोष किस पे आएगा? राज्य के मुखिया पर आएगा ना। किसी प्रकार का अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि जो है ये केरल के मुख्यमंत्री की वजह से चढ़ के पुलिस वालों को वहाँ पे मार रहे थे। किसको? इनके जो बटुक थे। हाँ। और इनका स्टेटमेंट आप सुनिए ना कि अगर आप इनको कह रहे हैं कि शासन तंत्र की बात करते हैं। डिप्टी सीएम जो है समझदार है, ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए, इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर, इसको मुख्यमंत्री ठीक। इनके खुद के स्टेटमेंट कई जगहों पे जिद पाले हुए होते हैं। नहीं, इसमें जिद नहीं पाला, इसमें केशव मौर्य की बात हो रही है। हाँ, केशव मौर्य को सीएम होना चाहिए, ये नहीं, बैठ के ये तय कर रहे हैं किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसको नहीं। हर व्यक्ति जो होता है इंडिविजुअल तौर पे हर उस व्यक्ति का जो है समर्थन करता है जो उसके समर्थन में। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने जो इसमें प्रतिक्रिया दी है शासन प्रशासन तंत्र, क्योंकि पहले दिन जब घटना घटी, दूसरे दिन एक नोटिस चिपका दिया जाता है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। ये बिना जो है प्रांतीय शासन तंत्र के शीर्ष नेता को बताए हुए इस प्रकार की एक्टिविटी अगर की जा रही है तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री जी का होल्ड नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का होल्ड नहीं है। स्पष्ट है कि होल्ड नहीं है। नहीं, अगर होल्ड नहीं है तो उनको इन प्रशासनिक अधिकारियों पे अपना प्रकट रूप में आके बोल देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपके पास यह विकल्प है ये कहने का कि भाई ये जो गलती हुई है, ये एक लाइन तो बोल ही सकते हैं कि भाई ये साधु जो ब्रह्मचारियों को पीटा गया या जो उनके साथ हुआ। यहाँ आके अगर आप एक लाइन बोल देते, आप तो मंच पे खड़े होकर राजनेता पे जैसे कोई कहे कि हमको ट्रैप किया जा रहा है। आप उस इतने समझदार व्यक्ति हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है ट्रैप हो रहे हैं? आपको एक लाइन ही तो बोलनी कि ब्रह्मचारियों के साथ गलत हुआ। अब भाई पूरी शंकराचार्य महाभाग जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया ना
लेकिन ये तो अखिलेश यादव के साथ फोटो दिख रही है, अखिलेश यादव इनके पास पहुंचे, कांग्रेसियों के साथ फोटो दिख रही है, वही अखिलेश यादव इनके ऊपर डंडे चलवाया था पहले। कोई भी धर्माचार्य उस घटना के बाद, हम भी देखिए, हो सकता है वो संत हैं, वो बार बार फोटो दिखी, एक बार दिखे समझ में, वो संत हैं, वो अखिलेश यादव जी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बीइंग सनातनी हिंदू, भारतवर्ष के किसी भी हिंदू को अखिलेश यादव जी के उस कृत्य के लिए, और ना ही भारत के प्रशासनिक तंत्र को उस कृत्य के लिए जो काशी में जिस प्रकार से बटुकों को पीटा गया था, वो वीडियो हम नित्य प्रति महीने में कम से कम 4-5 बार अवश्य देखते हैं कि यह विस्मृति नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, और अगर वही एक्टिविटी, ये तो कोई बात नहीं कि वो तो गंदे हैं तो मैं और गंदा हो जाऊंगा, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है एक धार्मिक नेता के तौर पे प्रथम है, वो बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं और अपनी धार्मिक छवि के कारण बनते हैं। योगी आदित्यनाथ जी केवल हमारे प्रिय नहीं हैं, वो पूरे भारतवर्ष के जितने हिंदू हैं, आज भी अधिकांश हिंदू उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो आज आप अपनी उसी धार्मिक छवि को आघात पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, आपके अंतर्गत ही हो रहा है ना। आप उस प्रशासनिक तंत्र के, आप उस सरकार के मुखिया हैं जहां पे ब्रह्मचारियों को शिखा पकड़ के नोचा घसीटा जा रहा है। अच्छा, आप ही के शासन तंत्र में 2014 में उनको पालकी के साथ विधिवत उनको यात्रा पे ले जाना चाहता है। 2017 में आए हैं, शासन तंत्र में 2017 में आए हैं। 2024 की बात कर रहा हूँ, 14 नहीं है। अच्छा, आपने 14 बोल दिया। हाँ, गलती से निकल गया। 24 में ये घटना हुई ना, उनको लेके जाया गया ना पालकी के साथ, पूर्व मेला अधिकारी, जो माघ मेला हुआ 2024 का। ठीक, 25 में कुंभ मेला हुआ, तब भी हुआ। 25 में जो भगदड़ मची, अभी तक हमें बस इतना बता दे कि भारत के किस शासन तंत्र के किस व्यक्ति ने आके उस पूरे हादसे की जिम्मेदारी ली। वो तो महाकुंभ बताया गया था। नहीं, अभी परसों नरसों एक बड़े अखबार के पत्रकार मैंने एक लेख लिखा तो उस पर बोलने लगे कि आपको नहीं पता कि 70 करोड़ लोग आए तो इतने लोग तो मर जाए। मतलब 70 करोड़ लोग आए तो इतने लोग मर जाना डिजर्व करते हैं। आप माघ मेला के या कुंभ मेला के व्यवस्थापक हैं, आयोजक नहीं। ये बात ध्यान रखना चाहिए शासन तंत्र को। आप वहाँ के व्यवस्थापक हो सकते हैं। हमारा एक मित्र है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। वो जो महाकुंभ, तथाकथित महाकुंभ, क्योंकि 2012 में हमारे दादाजी की डेथ हुआ था, तब भी महाकुंभ चल रहा था। तब भी बोला गया था 144 साल बाद आया, फिर ये भी 144 साल बाद आया। तो इस महाकुंभ में हमारे एक मित्र हैं, भाजपा के हैं और काफी प्रसिद्ध नेता हैं। वो गए हुए थे वहाँ पे, उनने हमको वीडियो कॉल करी, बाकायदा वीडियो कॉल में गंगा जी के पानी से वो अपना एक टेंट लगा के उसमें शराब मिला के पी रहे थे और कह रहे थे आओ। हम नहीं गए उसमें, लेकिन ऐसा चीज़ें मैंने देखी। और वहीं पे अगर एक बात और कहूँगा कुंभ को लेकर, कि अब मुक्तेश्वरानंद जी का तो पालकी रोक दिया गया, उनके बटुक पिट गए, लेकिन वहीं आपके गुरुजी तो गाड़ी एकदम घाट तक गई है। किसके गुरुजी? कौन? शिलानंद सरस्वती जी की गाड़ी तो घाट तक गई है, उनकी फोटोग्राफ्स आई हैं, उनको तो कोई रोक नहीं पाया, इन्हीं को क्यों रोका गया? प्रतिक्रिया में गई है, क्योंकि इसके बाद हुआ क्या कि इस घटना के बाद शासन तंत्र को कहीं ना कहीं अंदर से तो रियलाइज हुआ, लेकिन होता ना समर्थ व्यक्ति, ये नियम है, शक्ति का नियम है कि समर्थ व्यक्ति सॉरी नहीं बोलता है। तो सॉरी नहीं बोलना है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो नहीं है कि इनको स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है कि शंकराचार्य के पद पे आते ये कारण ही नहीं। अगर ऐसा होता तो 2024 में उनको जो है स्नान के लिए इतने विधि पूर्वक नहीं ले जाया जाता। कि इनकी टिप्पणियां और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इनको साइडलाइन कर दिया गया। टिप्पणियां तो गुरुदेव भी करते हैं, और टिप्पणियां क्या समक्ष कहते हैं। तो क्या इनके पास सामर्थ्य कम है अब मुक्तेश्वरानंद के पास? सामर्थ्य की बात ही नहीं है। सामर्थ्य की बात यह है कि अभी उनको स्वामी जी को, अगर मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास आते तो मैं बताता कि क्या करना चाहिए, तो अगर गुरुदेव कह रहे हैं, पूरी शंकराचार्य महाभाग ये बात कह रहे हैं, और कल संभवतः एक चित्र मैंने देखा, चित्र का एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी जिसमें स्वामी जी के जो है शिष्य ही हैं, दंडी सन्यासी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी महाराज जी, दंडी सन्यासी हैं, वो गुरुदेव के पास गए थे। तो हो सकता है कि जो है ज्योतिर्मठ जो है, मैं मठ के प्रतिनिधि के रूप में अगर मैं कहूँगा, मैं भी शंकराचार्य कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मठ के प्रतिनिधि के रूप में तो बड़े महाराज जी के बाद वो हैं ही, तो वो जाके गुरुदेव से मिल भी सकते हैं। हो सकता है गुरुदेव उनके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि
वहाँ का शंकराचार्य होना ना होना ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी तय नहीं करेंगे, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी तय नहीं करेंगे, या भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ना तो वो तय करेंगी। यह तो धार्मिक क्षेत्र का मामला है और विशुद्ध धार्मिक क्षेत्र का मामला है, और ये शंकराचार्य ही तय करेंगे क्योंकि शंकर पीठों का मामला है, इसलिए इसमें न्याय का अधिकार। फिर दूसरी बात, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के अध्यक्ष कौन? माननीय पुरी शंकराचार्य जी महाराज। तो पुरी शंकराचार्य महाराज जी का ही निर्णय इसमें मान्य होगा। अब वो हाँ कहते हैं तब वो शंकराचार्य हैं, ना कहते हैं तब वो शंकराचार्य नहीं है। तब फिर आप निर्धारित करिए। में हाँ या ना कुछ कहा है? अभी ये सारे साक्ष्य जो भी है अपना पक्ष लेके स्वामी जी गुरुदेव के पास हो सकता है निकट भविष्य में जाएं। गुरुदेव अभी 26, आज 25 है, 26 कल तक हैं माघ मेले में, 27 तक हैं, या भविष्य में भी कोई यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम सभी शंकराचार्य एकत्रित होंगे, तो कुछ सोच के ही कहा होगा उन्होंने। अगर चारों शंकराचार्य एकत्रित हो रहे हैं तो गुरुदेव से हो सकता है उनका विमर्श हुआ हो। तो आंतरिक स्तर पे उनमें आपस में क्या बात चल रही मठों में, मुझे उसकी जानकारी नहीं क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हूँ। लेकिन अगर कुछ संवाद का मार्ग ही प्रशस्त होगा, यहाँ पे वाद विवाद उठाने से और शासन तंत्र के अनाधिकृत हस्तक्षेप से, अवैध हस्तक्षेप से इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। सवाल तो फिर ये भी उठता है कि अगर ये कोई तय नहीं कर सकता कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, तो ये भी वो कैसे तय कर लेंगे कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं है? ये तय करने, व्यासपीठ कब से राजपीठ के ऊपर हस्तक्षेप तय करने का अधिकार केवल स्वामी जी का ही नहीं है, यह तय करने का अधिकार हमारा भी है। सामने जो ईशान सिंह सेंगर जी बैठे हुए हैं और इस स्टूडियो में जितने लोग सम्मिलित हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार भारत की ही लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा दिया गया है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं, यह हम निर्धारित करेंगे। पर जब आपकी विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की को स्वीकार ही नहीं करती, हाँ, तो फिर आप इस व्यवस्था के अनुकूल चुनाव करने हेतु का समर्थन करके यहाँ पे तो आप दोहरी नीति पे आ जाते हैं। आपकी विचारधारा जो है बड़ी कमजोर और कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड हो जाती है। नहीं, यहाँ विचारधारा डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आप जिस वर्तमान, हम भविष्य में जिस प्रकार की भारत की शोधित विचार व्यवस्था देखते हैं वो भारत में धर्मनिष्ठ क्षत्रिय राजतंत्र की बात करते हैं। लेकिन जब नहीं है, ठीक, जब नहीं है तो हमारे समक्ष प्राप्त का समादर तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम कह दें कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं और कार में हम सीट बेल्ट लगा के ना चलें, तो जो सामने चौराहे पे सिपाही खड़ा होगा उसको इससे मतलब नहीं कि मेरी विचारधारा क्या है, मैं भविष्य में किस प्रकार का, मैं किस विचारधारा का समर्थन करता हूँ, वो तो मेरा चालान काटेगा। तो प्राप्त व्यवस्था का समादर करते हुए निकट भविष्य में हमें जो है भारत में धर्मनिष्ठ क्षत्रिय राजतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना है।